नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि इस देश में वैचारिक मतभेद किस तरीके से मनभेद में बदलता जा रहा है और इसका असर कितनी दूर तलक हो रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि यह प्रवृत्ति या सोच इस देश के मिजाज में कभी नहीं रहा है। वामपंथियों ने ये कोशिश जरूर की थी कि हमारे विचार से आप असहमत हैं तो हम आपको शारीरिक दंड भी दे सकते हैं, हत्या तक कर सकते हैं। ये परंपरा वामपंथियों की रही है। और जब आप कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल और केरल में जाएंगे तो आप इस प्रवृत्ति को देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि वामपंथी अपने वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर किस स्तर तक चले जाते हैं। आप उनके वैचारिक प्रतिबद्धता पर सहमत नहीं है तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। संघ को लेकर मेरी सोच ऐसी नहीं रही थी। जितना मैंने संघ को देखा है, जितना मैं संघ को समझता रहा हूँ, संघ का ये प्रवृत्ति नहीं रहा है कि हम हिंसा के सहारे, हिंसा के बल पर और हिंसा की राजनीति करके हम अपने आइडियोलॉजी मानने पर लोगों को मजबूर करें या नहीं तो फिर उनको सड़क पर ला दें। ये संघ की प्रवृत्ति नहीं रही। हाँ, ये अलग बात है कि 2014 में मोदी के आने के बाद ये सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई है और संघ का वो स्वरूप सामने आ गया है जिस स्वरूप को लेकर शुरुआती दिनों से ही, संघ के गठन के शुरुआती दिनों से ही संघ पर के आइडियोलॉजी पर नज़र रखने वाले लोग मानते रहे थे। मैंने कभी वैचारिक रूप से संघ को लेकर जो भी समझा, इस मानसिकता के लोग होते हैं संघ के, ऐसा हमें कभी महसूस नहीं हुआ। हम वैचारिक रूप से मतभेद रखते थे, हमारा उनका वैचारिक लेवल पर अक्सर टकराव होता था, फिर भी व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा मधुर रहा करता था। कुछ ऐसी समस्याएं हुई तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। ये सारी चीज़ें अब टूट गई हैं और कह रहा है कि संघ जो था वो आज दिख रहा है। इसके अंदर यही था, संघ के अंदर, क्योंकि ये सवाल आज इसलिए मौजूद हो गया है कि एक अन्य एकेडमी के शिक्षक ने क्लास में पढ़ाने के दौरान उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट करो और आने वाले समय में इसका ख्याल रखो का इतना कहना, और 24 घंटे के अंदर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप गौर करेंगे तो अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 2019 के चुनाव में ईवीएम के सहारे किस तरीके से पूरे वोटिंग प्रोसेस को प्रभावित किया गया है, उस पर उन्होंने एक शोध पत्र तैयार किया था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वो शोध पत्र जैसे ही सामने आया, उन्हें पद से हटने को मजबूर कर दिया गया। बात यही नहीं खत्म हुआ। उसके बाद उस विश्वविद्यालय के उसी डिपार्टमेंट के एक और प्रोफेसर ने आपत्ति जताई और पद छोड़ दिया। ये कोई एक दो घटना नहीं है। पत्रकारिता जगत की बात करें आप तो दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्तुति गान करने से इनकार कर दिया या फिर अपने खबर के स्किल के सहारे सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए, उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। चाहे अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, नवीन कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ऐसे सैकड़ों नाम आपको पत्रकारिता जगत में मिल जाएंगे। मैं भी एक हूँ। लेकिन इस स्तर पर कभी संघ इससे पहले नहीं दिखा था। कभी संघ इस तरीके से नहीं दिखा था। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से प्रोफेसर की बहाली हो रही है और जिस अंदाज में संघ इस बहाली को प्रभावित कर रहा है, कमोबेश यही स्थिति दिख रही है कि आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक खास आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं तभी आप प्रोफेसर बन सकते हो। एक फर्क है
वामपंथियों से आपकी जितनी भी वैचारिक भिन्नता हो, उसका स्तर यहाँ तक नहीं होता था कि अयोग्य लोगों को हम बहाल कर दें। जो उनके आइडियोलॉजी में भी जो पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, उनके विचारों को लेकर ही काम करने वाले लोग थे, लेकिन अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग थे, उनको प्रोफेसर बनाया। इसलिए विश्वविद्यालय की गरिमा बची रही। लेकिन इन लोगों ने जेएनयू से लेके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके अधिकांश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे वाइस चांसलर की नियुक्ति का मसला हो, प्रोफेसर के बहाली का मसला हो, इन्होंने योग्यता को तवज्जो नहीं दिया। योग्यता इनके पैमाने पर रहा ही नहीं। बस हमारी जी हुजूरी करिए, हमारा स्तुति गान करिए, सनातन सनातन करिए, हिंदू हिंदू करिए, मुसलमान मुसलमान करिए, भारत पाकिस्तान करिए, बस यही इनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है कि आप पाकिस्तान को लेकर गाली गलौज करिए, आप मुसलमानों को लेकर इस तरीके का नैरेटिव सेट कीजिए जिससे हिंदुओं में घृणा का भाव पैदा हो मुसलमानों को लेकर। बस आप हो गए संघ, आप हो गए बीजेपी के पक्के, आप पर मोहर लग गया और ऐसे लोगों को का अपॉइंटमेंट करना है। तो जब आप घृणा और हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों के सहारे जब आप एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे, इसकी परिणति क्या होगी? स्वाभाविक तौर पर जो केरल और बंगाल में हो रहा है, आज न कल वो उसकी परिणति वही होगी। देश उसी हिंसा में झुलसेगा जिस हिंसा में केरल और पश्चिम बंगाल झुलस रहा है। तो ये प्रवृत्ति एक नए तरीके से देखने को मिल रही है कि हमारे विचारों से आप असहमत हैं तो इनको रास्ते से हटा देना है, चाहे जैसे भी। अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में हैं, नेहा सिंह राठौर के पति के साथ भी कुछ इसी तरीके का हुआ, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। एक उदाहरण नहीं, ऐसे दर्जनों हजारों उदाहरण हैं भाई। और माहौल ऐसा है कि इस तरीके के हालात में अब लोग बोलने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं कोई सुन ना लेगा, क्योंकि कुछ भी हो, फेसबुक पर भी अगर इस तरीके के ओपिनियन रखने वाले लोग हैं तो उन पर मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा कितने लोगों ने झेला है, कोई एक लोग थोड़ी है। कितने लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, कितने लोगों को जेल भेज दिया गया, इसलिए कि हम आपके वैचारिक, आपकी जो प्रतिबद्धता है उसके साथ खड़े नहीं है, इसलिए आप देशद्रोही हो गए। सरकार की आप आलोचना कर रहे हो, आप देशद्रोही हो गए। सरकार के किसी योजना के प्रति आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि इसमें कितने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, तो आप देशद्रोही हो गए। ये जो मनोवृत्ति देश में बढ़ा है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना, एक खास पार्टी के साथ अगर आपको असहमति है तो उनको आईटी सेल के द्वारा घेराबंदी करके उन्हें कई तरह के से अपमानित करना, अलग अलग राज्यों में मुकदमा दर्ज कर उनको प्रताड़ित करना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से इस देश में चलनी शुरू हो गई है जैसे लग रहा है कि ये देश वो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया वाली देश की छोड़िए, वैचारिक रूप से भाई इस देश में शंकराचार्य कोई लाठी लेके हिंदू धर्म को नहीं स्थापित किया, बौद्धिज्म को उन्होंने लाठी लेके नहीं खत्म किया, उन्होंने धर्म को एक नए तरीके से परिभाषित उन्होंने किया, धर्म के उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़े जिसके सहारे उन्होंने बुद्धिज्म को इस देश से, जहाँ इनका जन्मस्थली था बुद्धिज्म का, इस देश से बाहर कर दिया उन्होंने। मंडन मिश्र की कहानी आपको याद होगी कि उनकी पत्नी से शंकराचार्य को किस तरीके से शास्त्रार्थ करना पड़ा और उनकी पत्नी ने इनके साथ किस तरीके का सवाल कर दिया। ये वही देश है ना, ये वही देश है ना जिस समय में अकबर और औरंगजेब हिंदू मुसलमान पर काष्ठा पर था, उस देश इस समय कबीर, तुलसीदास हुए, रैदास हुए, सूरदास हुए, उसी मिडियावल पीरियड का ये सारे लोग हैं ना। बदलाव के लिए लड़ रहे थे, तुलसीदास हिंदू को जागृत कर रहे थे रामायण के माध्यम से, कबीर जो हिंदू मुसलमान के बीच एक नई तरीके की नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही थी, उस नफरत को, दीवार को एक नए विचारधाराओं के साथ वो बदलने की कोशिश कर रहे थे। उस दौर में देखिए ना,
जिस दौर में मुस्लिम शासक इस देश में आए, कितना बड़ा बदलाव इस देश में चल रहा था, वैचारिक रूप से, साहित्यिक रूप से, संस्कृति, मतलब एक अजीब उस दौर में देखिए, धार्मिक रूप से देखिए ना, सूफी संत से लेके सारी चीजें, कितने स्तर के पर विचारधाराओं का टकराव हो रहा था अपने अपने स्तर पर। लेकिन वो टकराव वैचारिक टकराव था, हिंसक टकराव नहीं था। न उसमें सरकार कहीं शामिल थी, न सत्ता शामिल था, न उस वक्त के राजा रजवाड़े उस पर उस वैचारिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते थे। सूरदास का अपना एक अलग ये था, रैदास का अपना कुछ था। उस दौर के कविता को पढ़िए, क्या संदेश वो देने की कोशिश कर रहे थे, किस स्तर पर संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो वैचारिक मतभिन्नता, वैचारिक जो एक बातें रही हैं इस देश में, वो चीज़ें अब टूटती चली जा रही हैं। ऐसे में ये देश भी पाकिस्तान की तरफ कह सकते हैं बढ़ चले हैं हम लोग। पाकिस्तान इसी में बर्बाद हुआ ना, श्रीलंका इसी में बर्बाद हुआ ना, कोई एक उदाहरण थोड़ी है, सामने में उदाहरण है, बर्मा इसी में बर्बाद हो रहा है ना। तो जो इस तरह के कट्टरवादी सोच को जहां जहां सरकार ने समर्थन किया है, सहयोग किया है, वो देश बर्बाद हुआ है। आज इजराइल में देख लीजिए, हर 3 में से 2 प्रोफेशनल इजराइल छोड़ रहे हैं। आप समझ जाइए, इजराइल में जो न्यायिक व्यवस्था में सुधार को लेकर जो वहाँ खेल हो रहा है, वो इजराइल जो आज तक अपने देश की जनता के बदौलत, मतलब समझ जाइए कि पूरे मुस्लिम कंट्री को हैसियत बताकर रखता था, वो इजराइल आज अपने खुद के अंदर के उस पशुता को जगाकर लोगों को इस तरीके से नाराज किया है, सत्ता, कि लोग अब इजराइल छोड़ना शुरू कर दिए। इजराइल को लेकर पूरी चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। तो कई उदाहरण है, पाकिस्तान खत्म हो गया है इसी कट्टरता के कारण, श्रीलंका का ये हालत है उसी कट्टरता के कारण, और हम भी अब उसी कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस देश में अक्सर इस तरीके का जब कभी मौका आया है तो कोई न कोई एक नई चीज़ें, परंपराएं या इस नई तरह की विचारधारा जरूर सामने आए। इंतजार करिए, संघर्ष करिए, और ये जो वैचारिक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अगर खामोश रहे तो फिर इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए खामोश मत रहिए, चाहे जिसके साथ, जेल से डरिए मत। गांधी कह गए ना कि जिस दिन आपके अंदर से जेल जाने का डर खत्म हो जाएगा, अंग्रेज उसी दिन इस देश को छोड़कर चला जाएगा। तो जिस दिन आपके अंदर से रोजी रोटी और जेल का डर कि क्या होगा, नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, या फिर हम जो बात कह रहे हैं उस बात का सत्ता पर क्या असर होगा, ये सोचना जिस दिन छोड़ दीजिएगा, इस तरीके की कट्टर विचारधाराओं के साथ चलने वाला कोई भी पार्टी क्यों ना हो, 24 घंटे तक टिक नहीं पाएगा।